घर का नौकर मुझ पर मरता था, घर के सारे काम करता, मुझे उससे बहुत शर्म आती क्योंकि मैं अकेली रहती थी। एक रोज सोचा उसको आजमा कर देखती हूँ। रात हुई तो नौकर को कमरे में बुलाया और आंखें बंद करके चुप करके अपनी कमीज उतार कर लेट गई। मेरे होश उड़ गए जब नौकर ने मेरे दोनों मेरा नाम अनुषा है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी, जो मुझे देखता वो देखता रह जाता। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे खानदान में होते थे। जो भी मर्द मुझे एक दफा देखता वो पल के झपकाना भूल जाता। लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदकिस्मत साबित हुई थी। ना ही रुपए पैसे की कोई कमी थी और ना ही हुस्न में मेरा कोई सानी था। मेरा कद काट और जिस्म 15 साल की उम्र से ही इतने भरपूर थे कि मुझ पर उठने वाली निगाह झुकना भूल जाती। मैं घर से निकलती सारे मर्दों की नजरों का मरकज बन जाती। मेरी खूबसूरती देखकर मेरे माँ बाप को मेरी फिक्र सताने लगती। मेरे माँ बाप वैसे भी जल्द अज जल्द मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा करना चाहते थे। दरअसल मेरा ताल्लुक ऐसे घर से था जहाँ रिश्तों को कोई खास हैसियत हासिल नहीं होती। हर कोई एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहता है और मेरे माँ बाप मेरी शादी के बाद ऐसी ही एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहते थे। मेरे बाप ने अपने कारोबारी दोस्त के बेटे के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया और 20 साल की उम्र में ही मैं रुखसत होकर अपने शोहर के बड़े से बंगले में चली आई। मेरा शोहर भी बहुत ही खूबसूरत और जवान था। हम दोनों एक साथ खड़े होते तो लोगों की नजरें हम पर ठहर सी जाती थी। हर कोई हमारी जोड़ी को खूब नजर लगाता और मैं ये सोचकर खुशी से सरशार हो जाती कि खुदा ने मेरे हिस्से में सारी खुशियां ही लिख दी हैं। अपने माँ बाप के घर में तन्हाई का शिकार रहती थी, मगर अब शोहर की मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया था। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि आजमाइश भी जिंदगी का हिस्सा है। मेरी और सुफियान की शादी को 4 साल होने वाले थे, लेकिन खुदा ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा। मेरे सास ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करते और मेरी सास के रवैये में अब काफी हद तक तब्दीली आ गई थी। इन 4 सालों में उनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी हर वक्त यही तमन्ना रहती कि कब मैं उन्हें खुशखबरी सुनाऊं और वो खुशी में झूम उठे। लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। औलाद तो कुदरत की तरफ से अता की जाती है। हर तरह के इलाज के बावजूद भी जब हमारी गोद में कोई खुशी न आई तो मेरी सास ने अपने बेटे से दूसरी शादी का कह दिया। सुफियान मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए पहले तो उन्होंने अपनी मां को साफ इनकार कर दिया। लेकिन रोज रोज के बढ़ते हुए प्रेशर और दबाव की वजह से वो मुझे लेकर एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरी ये सोच चंद दिनों की मेहमान साबित हुई। एक दिन सुफियान दफ्तर से घर लौट रहे थे कि ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी को हादसा हुआ और वो मौके पर ही फौत हो गए। 25 साल की भरी जवानी में ही मैं बेवा हो गई। इतने बड़े बंगले में अकेले कैसे जिंदगी गुजारती, यही सोचकर इद्दत के दिन गुजारे और फिर अपने माँ बाप के घर चली आई। लेकिन वो कहते हैं ना कि रुखसत होने के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। बिल्कुल सच कहते हैं कि चंद महीनों में ही मेरी भाभीियों ने कह दिया कि मैं उनके लिए महज बोझ के सिवा और कुछ नहीं हूँ। अपने खानदान के अजीब अजीब लड़कों के रिश्ते वो मेरे लिए लेकर आने लगी। अभी तो मैं सुफियान की मौत के गम से बाहर नहीं आई थी। दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकती थी। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि ये लोग मुझे चंद दिनों से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जबकि मेरी जात उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंच रही थी। उनके तल्ख रवैयों के देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं सुफियान के बंगले में वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। अकेले जिंदगी गुजारना इन मुनाफिकों के साथ जिंदगी गुजारने से कहीं बेहतर था, जो मेरे मुंह पर तो बहुत अच्छे थे लेकिन मेरे पीछे पीछे मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी से निकालना चाहते थे। इद्दत मुकम्मल होते ही मैं अपने बंगले में वापस आ गई। सुफियान का कारोबार उनके भाई ने संभाल लिया था और खर्चे की खास रकम मेरे अकाउंट में बाकायदगी से ट्रांसफर होने लगी थी। मैं शुरू से ही नाजों में पली भरी थी, इसलिए काम काज की तो मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहते थे, लेकिन इतने दिन बंगला बंद रहने की वजह से सारे ही मुलाजिम काम छोड़ गए थे। अलबत्ता मेरी एक पुरानी मुलाजिमा मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। इसने मुझसे छुट्टी की दरखास्त की तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि उसके बगैर तो मैं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। वो कहने लगी कि बीबी जी मैं गाँव जाऊंगी तो वहां से अपने भाई को भेज दूंगी, वो आपके सारे काम काज कर देगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उससे कहा कि पहले अपने भाई को बुलवा लो फिर चली जाओ, ताकि उसे भी काम बता सको। वो फौरन मान गई और अपने भाई को गांव से बुलवा लिया। उसका भाई 20 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चौंक गई थी। मुझे तो लगा था कि 13-14 साल का कोई बच्चा उसका भाई होगा, लेकिन ये तो अच्छा खासा जवान लड़का था। मेरी मुलाजमा उसे घर का सारा काम समझा दिया। वो लड़का बहुत ही भला था, बहुत तेजी से चलाकर काम कर रहा था। 2 दिन में उसकी बहन ने उसे सारा काम समझा दिया और उसके बाद वो मुझसे कुछ महीनों की छुट्टी लेकर अपने
अपने गाँव चली गई। दरअसल बीमार तो वो भी थी ही, लेकिन अब उसके घर वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी और शायद वो दोबारा कभी वापस नहीं आने वाली थी। मेरी मुलाजमत चली गई और उसका भाई बंगले के क्वार्टर में ही रहने लगा। ज्यादा लोग ही नहीं थे, इसलिए मैं ज्यादा नौकरों का झंझट भी नहीं पालना चाहती थी। अगली सुबह नौकर नाश्ता लेकर कमरे की तरफ मौजूद हुआ। मैं रोजाना सुबह 11 बजे नाश्ता करती थी। मैंने उसे कमरे के अंदर ही बुला लिया। मैं अभी तक नाइट ड्रेस में ही थी और बेड पर लेटी हुई थी। उसे देखकर उठ बैठी। वो मेरा नाश्ता मेज पर रखने के बाद सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे मेरे अगले ही हुक्म का मुंतजिर हो। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। वो 20 साल का था, लेकिन शायद गांव की आबो हवा ने उसे उम्र से ज्यादा बड़ा कर दिया। वो एक भरपूर ताकतवर मर्द नजर आता था। न जाने क्यों अचानक ही मुझे उसकी मौजूदगी से घबराहट सी महसूस होने लगी, क्योंकि इतने बड़े बंगले में वो मेरे साथ अकेला और दूर दूर तक कोई नहीं था। ये सोचकर ही मुझे खौफ आने लगा कि मैं भी जवान हूँ और वो भी। मेरी खूबसूरती पर तो वैसे ही बहुत से आदमी मर जाते थे, उस नौकर की नीयत भी ना बदल जाए। मैंने बगैर सोचे समझे एक जवान लड़के को अपने पास रख लिया है, जबकि मुझे इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि मैं खुद भी एक जवान बेवा हूँ और इतने बड़े घर में तना हूँ। मेरे नौकर को दिन भर के अच्छे काम बता दिए और वो फौरन ही कामों पर लग गया, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर अजीब सा बोझ आ गया। मैंने सोचा कि किसी नए भरोसेमंद मुलाजिम का इंतजार कर लूंगी और फिर इस नौकर को निकाल दूंगी। मुझे अपने घर से आए काफी दिन हो गए थे, लेकिन मेरे घर से अब तक कोई मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। मेरे माँ बाप अपने पोते पोतियों में इस कदर मगन थे कि शायद उन्हें मेरी तन्हाई का एहसास ही नहीं हो रहा था। ससुराल वाले तो पहले ही मुझे नापसंद करने लगे थे। उनके लिए मेरा होना ना होना बराबर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नई मुलाजमा के लिए किससे कहूँ। और फिर इत्तेफाक से उसकी मेरी एक पुरानी दोस्त राहीला मुझसे मिलने के लिए चली आई। वो शादी होकर बाहर मुल्क गई थी और अब छुट्टियों में वापस आई थी, तो उससे मेरा बेवा होने की खबर मिली। फिर उसके गले लगकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरी बर्बादी की दास्तान सुनकर वो भी बहुत उदास हुई। काफी देर हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे और फिर मैंने उससे बताया कि मैं अपने घर के काम काज के लिए भरोसेमंद मुलाजमा को ढूंढ रही हूँ। वो मेरे नौकर को देखकर कहने लगी, ये लड़का है तो काम पर अच्छा कर रहा है, पर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है नई मुलाजमा ढूंढने की। मैंने उसे अपने दिल में आने वाले वसवसे के बारे में बताया। तो वो कहने लगी, तुम भी क्या बेवकूफियों वाली बातें करती हो। खुद ही कह रही हो कि उसकी बहन सालों से तुम्हारी वफादार मुलाजमा है और ये नौकर भी बहुत शरीफ है, और फिर खुद ही परेशान हो रही हो। मेरी मानो तो तुम नई मुलाजमाओं के झंझट में ना पड़ो। आजकल की मुलाजमाएं भी कुछ कम नहीं है, बेहिसाब छुट्टियां करती हैं और दूसरी बात यह कि घर की खबर दूसरे घर में पहुंचा देती हैं। तुम तो वैसे ही अकेली रहती हो। खुदा ना खास्ता कहीं नई मुलाजमाएं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। उसकी बात सुनकर तो मैं मजीद परेशान हो गई। वो ठीक ही तो कह रही थी। उस नौकर पर तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन नई मुलाजमा पर कैसे भरोसा कर सकती थी। जाते जाते राहीला मुझसे कहने लगी कि अगर ऐसा ही है तो नए नौकर को आजमा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राहीला की बात सुनकर मैं कुछ समझ गई थी। उसका मशवरा मुझे ठीक लगा था। मैंने सोच लिया कि मैं एक दफा तो नौकर को आजमाऊंगी और अगर वो पास हो जाता है तो मैं इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी, क्योंकि ना ही इस बंगले को छोड़ने का मेरा कोई इरादा था और ना ही दूसरी शादी करने का। वैसे भी मुझे इस बात का यकीन आ गया था कि कुदरत ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी, तो फिर दूसरी शादी करके भी मुझे क्या ही हासिल होता। इसलिए मैंने अकेले ही जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया और मेरे इस फैसले की वजह से मेरे माँ बाप मुझसे मजीद दूर हो गए। वो दोनों ही जल्द अज जल्द मेरी दूसरी शादी के लिए दबाव डाल रहे थे और मैंने साफ साफ कह दिया था कि अब मेरी जिंदगी में किसी मर्द की कोई जगह नहीं। रहने का फैसला भी कर लिया था और नौकर का इम्तिहान लेने का भी। मैं पैसों और इज्जत दोनों ही मामले में अपने नौकर को आजमा लेना चाहती थी। इसलिए शाम के वक्त मैंने जानबूझकर बहुत सारे पैसों से भरा हुआ बैग किचन के काउंटर पर छोड़ दिया और खुद अपने घर से निकल पड़ी। मैं देखना चाहती थी कि नौकर इस बैग के साथ क्या करता है। 2 घंटे तक मैं बाजार में घूमती रही। घर का जो भी जरूरी साजो सामान लेना था लेकर घर पहुंची तो वो बैग काउंटर पर मौजूद नहीं था। नौकर भी मुझे घर में कहीं नजर नहीं आया था। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं सारा सामान रख कर अपने कमरे में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो बैग तो मेरे कमरे में रखा हुआ था। जल्दी से मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें सारे के सारे पैसे भी मौजूद थे। एक लम्हे के लिए मुझे सुकून हुआ। मेरे नौकर की नीयत पैसों पर खराब नहीं हुई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कि वो ये जानता ही ना हो कि उसके अंदर क्या मौजूद है। इसलिए मैंने दूसरी तरह से उसका इम्तिहान लेने का सोचा। रात होने से पहले नौकर सारे घर पर नजर डालकर अपने क्वार्टर में सोने के लिए जाता था। मैंने जानबूझकर कुछ पैसे क्वार्टर जाने वाले रास्ते पर गिरा दिए। मुझे यकीन था कि ये पैसे नौकर की नजर में जरूर आएंगे। मैं अपने कमरे में सुकून से लेट गई और मुझे सुबह
का इंतजार था। मैं देखना चाहती थी कि इस इम्तिहान में वो पास होगा या फेल। मैं सोच रही थी कि सारी रात शायद मुझे इंतजार में नींद ना आए, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। मुझे कमरे में आकर ज्यादा देर ना गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा बजने लगा। पहले तो मैं हैरान हो गई, लेकिन नौकर की आवाज सुनकर मैंने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। वो सर झुकाए कमरे में आया और मेरे आगे पैसे रखकर कहने लगा कि ये उसे एक क्वार्टर के रास्ते में मिले हैं और ये उसके पैसे बिल्कुल भी नहीं है। नौकर की वफादारी ने मुझे हैरान कर दिया। वो पैसे तकरीबन लाख के करीब थे। मैंने नौकर से कहा, ये पैसे मेरे भी नहीं है, तुम चाहो तो ये पैसे रख सकते हो। मैं उसकी वफादारी का इनाम उसे देना चाहती थी। नौकर हाथ छोड़कर कहने लगा, मालकिन मैं हलाल का लुकमा खाता हूँ, मैं नहीं जानता पैसे आपके हैं किसी और के, लेकिन ये मेरे नहीं है, इसलिए मैं इन्हें किसी सूरत नहीं रख सकता। वो खाली हाथ वापस चला गया और पैसे मेरे सामने पड़े रह गए। मेरा दिल इसकी बात से राजी हो गया कि नौकर की नीयत तो बिल्कुल साफ है और वो कभी भी मेरी किसी भी कीमती चीज को हाथ नहीं लगाएगा। अब सिर्फ एक ही चीज रह गई थी और वो थी हम दोनों के दरमियान की इज्जत। मैं भी जवान थी और वो भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। ऐसे में हमारे एक बंगले में रहना ठीक नहीं था। मैं ये बात भी जानती थी, लेकिन मैं किसी गैर शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। अगर नौकर आखिरी मरहले को पार कर जाता है तो हमेशा के लिए मेरा वफादार मुलाजिम बन जाता। और ये सोचकर मैंने सुर्ख रंग की साड़ी पहन ली और बनाव सिंगार कर लिया, जबकि बेवा होने के बाद से मैंने कभी भी इतना बनाव सिंगार नहीं किया था। मैंने एक नजर आईने पर डाली तो मैं क़यामत ढा रही थी। मेरी नजरें अपने ही हुस्न पर नहीं ठहर पा रही थी। तो नौकर कैसे मेरी इस खूबसूरती का लिहाज कर सकता। मैं पूरी तरह से तैयार होकर मेज पर जाकर बैठ गई। नौकर से कहा कि वो शाम की चाय लेकर मेरे साथ ही बैठ जाए। नौकर सर झुकाए शाम की चाय लेकर आ गया तो मैंने उसे जबरदस्ती अपने सामने बिठा लिया और उसके बारे में सवाल पूछने लगी। वो कभी कभी मुझे भी नजर उठाकर देखता और फिर फौरन ही नजर झुका लेता। मुझे उसका ये अंदाज बहुत पसंद आ रहा था। उसने एक दफा भी नजर भरकर मुझे नहीं देखा था, तो मेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही महज़ब अंदाज में दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे बाइज्जत और शर्म हया का पेकर हो। सच तो यही था कि मैं नौकर के किरदार से मुतासिर हूँ। चंद दिन और उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, इसलिए हर दिन मैंने नई लिबास पहनती और कभी उसे ड्राइंग रूम में अपने पास बिठा लेती तो कभी बाग में। एक दिन रात के वक्त मैं उसके क्वार्टर के पास पहुंच गई और उसे आवाज देकर बाहर बुलाया तो वो फौरन ही चला आया। मैंने ब्लैक रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मुझे यकीन था कि नौकर मुझे एक नजर भरकर जरूर देखेगा, लेकिन वो आज भी सर झुकाए खड़ा था। मैंने उससे कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कॉफी बना कर दे। वो मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैं उसके आगे खड़ी हो गई। मेरे बाल पूरी तरह खुले हुए थे और मेरी नजर इस नौकर पर ही जमी हुई थी, लेकिन वो कॉफी बनाने में मसरूफ था। उसने कॉफी बनाकर मेरे आगे रख दिया और जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। उसके इस अंदाज ने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। वो किस तरह मेरी खूबसूरती से नजर चुरा कर गया था। ये बात तो मेरे लिए बिल्कुल अनोखी सी थी। शायद वो मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी में जितने भी मर्द आए थे वो जब मुझे देखते थे तो नजर चिपकाना भूल जाते थे। एक शाम मैंने सियाह रंग का खूबसूरत गाउन पहना और बालों को खोलकर पूरी तरह तैयार हो गई। मुझे इस बात पर भी यकीन आ चुका था कि नौकर मुझ पर नजर नहीं डालेगा, इसलिए मैंने अपने लिबास को मजीद बेबाक कर दिया था। मेरी सफेद रंगत इस सियाह लिबास में पूरी तरह खिल रही थी। मैं बेडरूम में नीम दराज हो गई और मैंने जानबूझकर नौकर को बुला लिया। वो सर झुकाए कमरे में आ गया। मैंने उससे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा सर दुबा दो। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दुबाने लगा। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस आज नौकर का इम्तिहान खत्म हो गया। वो बहुत ही बा किरदार शख्स है और अब मुझे इससे मजीद आजमाने की जरूरत नहीं। लेकिन अचानक ही नौकर ने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गया और उसने मेरे पैरों के पास पड़ी चादर उठाकर मेरे वजूद पर डाल दी और मुझसे दूर होकर खड़ा हो गया और नजर झुका कह रहा था, मालकिन मैं मजीद आपके पास काम नहीं कर सकता। मैं एक शरीफ और इज्जतदार लड़का हूँ और अपने नफ्स पर काबू रखता हूँ, लेकिन आग की बेपाकी और लिबास मुझे मेरे ईमान से हटा रही है। मैं एक मर्द हूँ और कुदरती तौर पर किसी औरत की तरफ कशिश रखता हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार को पूरी तरह बचा कर रखा है। लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं और आप इस बंगले में तन्हा रहते हैं और अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे हमारे दरमियान तीसरा शैतान आ चुका है। मुझे इस बात का डर है कि अभी तक तो मैंने खुद पर काबू रखा है, लेकिन कहीं किसी दिन मैं अपने नफ्स का गुलाम बनकर कोई ऐसी हरकत ना कर बैठूं कि अपने आप से नजर ना मिला सकूं। वो लंबा चौड़ा मर्द मेरे आगे खड़ा आंसू बहा रहा था और मैं शर्मिंदगी के गहरे समंदर में गर्क हो गई थी। वो इज्जत से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसे वर्गलाने जैसी हरकत करने लगी थी। न जाने मैं उसके इम्तिहान ले रही थी या खुद को उसके आगे पेश कर रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो ठीक ही तो कह रहा था, अगर किसी कमजोर लम्हे में वो अपने आप पर काबू ना रख पाता और मेरे साथ कुछ कर बैठता तो मैं अपनी इज्जत भी गवा बैठती और उसे
भी बद किरदार समझ लेती, जबकि गलती तो सरासर मेरी ही थी। वो वापस जाने के लिए इजाजत मांग रहा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और उसे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तो बस उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, लेकिन खुद भी नाकाम हो गई। मैं उसके आगे खुद को बहुत छोटा और कमतर महसूस कर रही थी। नौकर कहने लगा, मालकिन आप खूबसूरत भी हैं और जवान भी है, आपको मेरे जैसे लड़के को मुलाजिम रखने के बजाय किसी अच्छे उस शख्स से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उससे बताया कि मेरा इतबार रिश्तों पर से उठ गया है, क्योंकि मैं जिस आला तबके में रहती हूँ वहाँ रिश्तों और जज्बात की कोई हैसियत ही नहीं थी। मेरे अपने माँ बाप 2 दिन पहले कुछ महीनों के लिए मेरे बड़े भाई के पास लंदन चले गए हैं। वैसे भी वो लोग जब तक यहाँ थे तब तक भी उनका होना ना होना मेरे लिए बराबर था। नौकर कहने लगा, आज नहीं तो कल आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही है। मैं कुछ अरसे तक आपके पास मुलाजिम रहने के लिए राजी हूँ, लेकिन आप किसी दूसरे मुलाजिम का इंतजार जल्द कर लीजिए। मैं गहरी आह करके रह गई। मैंने अपनी नादानी में एक वफादार मुलाजिम को खो दिया। मैं जान गई थी कि वो किसी भी सूरत हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद नौकर ने गांव की एक लड़की को मेरे पास मुलाजिम रख दिया और खुद मुझसे आखिरी मुलाकात करके हमेशा के लिए गांव लौट गया था। आज भी मैं जब भी उस नौकर को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भीगने लगती है। वो आज के दौर में एक नेक सीरत इंसान था, जिसने कई बार मौका मिलने के बावजूद भी कभी मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली थी। एक बात मैं अच्छी तरह से समझती थी कि हर रिश्ता आजमाने के लिए नहीं होता। कभी कभार हमारे आजमाने का तरीका दूसरे इंसान को हमसे दूर कर देता है। कुछ रिश्तों पर बगैर आजमाए इतबार कर लेना चाहिए। मैं पहले दिन से जानती थी कि मेरा नौकर एक अच्छा इंसान है, लेकिन उस आजमाने के चक्कर में मैंने उसे खो दिया था। मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अपने कीमती रिश्तों को जानबूझकर कभी ऐसी आजमाइश में ना डालें कि जिनकी वजह से उन्हें खोना पड़ जाए।